तो निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी कांग्रेस दोनों खेमों में एक हलचल, कश्मकश है दोनों एक्टिव मोड पर, लेकिन टेंशन इस बात की किसको टिकट दे किसको ना दे। बीजेपी कार्यालय में टिकट की चाहत रखने वालों की एक लंबी कतार दिखाई दी। कांग्रेस कार्यालय में भी काफी दिनों बाद हलचल है, बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चिंतन चल रहा है। कोई इस गुट का बताया जा रहा है, कोई उस गुट का बताया जा रहा है, लेकिन दोनों ने एक बात तय की कि भाई मेयर के नाम का ऐलान आला कमान पर छोड़ देते हैं। बाकी पंचायत के लिए, अध्यक्षी पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए, लेकिन क्या इतना आसान हो पाएगा? भाजपा पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ साथ अपने खुद के कराए गए सर्वे, संघ के द्वारा लिया गया फीडबैक, सरकार की एजेंसियों के द्वारा किए गए सर्वे सबको आंक रही है, जबकि कांग्रेस अपने पर्यवेक्षक की रिपोर्ट और नेता के जनाधार को आधार बना रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि किसकी दावेदारी कितनी मजबूत और किसका क्या है प्लान। तो क्या वाकई में कांग्रेस कहीं पीछे नहीं या सिर्फ ये किताबी दावे? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। किताबी नहीं, चुनावी दावे। हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ कमलेश रमन जी हैं, बीजेपी का चेहरा है, डॉक्टर प्रतिमा जी कांग्रेस का चेहरा है, और वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र जी हमारे साथ हैं। और गजेंद्र जी ने कई चुनावी बसंत भी देखे, तो गजेंद्र जी आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, फिर राजनीतिक मेहमानों के पास आएंगे। आपकी एक खासियत है, अंदर की खबर दे देते हो, तो जरा उत्तराखंड की जनता को अंदर की खबर बताइए, चल क्या रहा है। बाकी तो ठीक है, ये प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देंगे, वो कह रहे हैं कि पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए, वो कह रहे हैं पर्यवेक्षक रिपोर्ट देंगे, आला कमान तय करेगा। अंदर की खबर क्या है गजेंद्र भाई, जरा उत्तराखंड की जनता को बताइए। इनका घोषणा करी थी कि 18,000 लोग इन्होंने बीजेपी में शामिल कर दिए हैं, तो उसके बाद वो 18,000 लोग भाजपा में क्या कर रहे हैं, इसकी एक मानगी अब देखने को मिल रही है। हाँ। टिहरी से जो विधायक थे, पहले मंत्री थे दिनेश धने, इनको इन्होंने ज्वाइन कराया, किशोर उपाध्याय को चुनाव से पहले ज्वाइन कराया, फिर धन सिंह नेगी को वापस ले आए। अब वहां पर यह पता चला क्योंकि वहाँ 2 नगर पालिका क्षेत्र है, टिहरी और एक चंबा है। ठीक। तो वहां पर जब सबकी राय पूछी गई तो ये बताया जा रहा है कि दिनेश धने का कहना है कि चंबा या टिहरी में से एक सीट उनको, भारतीय जनता पार्टी को, दिनेश धने के समर्थक को देनी पड़ेगी। ठीक। वो इस बात पर जो है अड़िग है। और आपको ध्यान होगा कि पीडीएफ हुआ करता था कभी इस देश में, इस प्रदेश में। हाँ, तथाकथित पीडीएफ। वो पीडीएफ के लोग ही थे, वो दिनेश धने भी इसका पार्ट थे। हाँ। और मुझे लगता है कि उनको पीडीएफ काल याद आ गया होगा, लेकिन एक दिक्कत है कि वो पीडीएफ का जो जी, वो पीडीएफ वाला जो सपोर्ट था वो कांग्रेस सरकार को था। अब वो जिस पार्टी में आ गए तो वहाँ पीडीएफ तो क्या बहुत सारे लोगों की नहीं सुनी जाती है। हाँ। दूसरा, जिस दिन पहली बार ये आरक्षण की सूची जारी हुई थी कि भाई कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, हाँ। आपने भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता को बोलते हुए सुना, मुन्ना सिंह चौहान, बिल्कुल, कि भैया अगर विकास नगर की सीट का आपने चेंज नहीं करा, उससे पहले आपको धारचूला और खटीमा करना पड़ेगा, तो मैं तो बस पता नहीं क्या कर जाऊंगा। फिर उन्होंने एक और धमकी दी कि अगर इस सरकार उनकी नहीं सुनेगी तो नैनीताल हाईकोर्ट जाएंगे। हाँ। तो मैं तो मालूम नहीं, कमलेश रमन जी बताएंगी कि वो नैनीताल की चढ़ाई चढ़ के आगे पहुंच गए हैं या फिर उनकी गाड़ी में तेल खत्म हो गया, कहां पर क्या पोजीशन है। बहरहाल स्थिति यह है कि अभी दोनों तरफ से वो पता चला विकास नगर से यू टर्न लेकर आ गए थे। अब अगर वो विकास नगर से यू टर्न लेकर आ गए तो आप समझ सकते हैं कि मुन्ना सिंह चौहान को शायद पता चल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी बात बोलनी है, कितनी नहीं बोलनी है, और उनको शायद चुप करा दिया होगा। बहरहाल और जो अपडेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जब हल्द्वानी की सीट को जो है ओबीसी किया था, फिर वहां सिर्फ फुटबॉल हो गई थी। और गजराज भी इसके बारे में जब उन्हें पता चला कि गजराज के पास ओबीसी प्रमाण पत्र है, तो वहां सिर्फ फुटबॉल की स्थिति ये हो गई कि जिन नवीन वर्मा को कांग्रेस तोड़कर वो भाजपा में लाए थे, वो असहज हो गए, उन्हें पता नहीं चल रहा कि अब भाजपा में रह जाए कहाँ जाए। अब स्थिति ये है कि गजराज को टिकट दें न दें, तो करें तो करे क्या करें। इस प्रकार की तमाम स्थितियां हैं। अभी
राजकुमार ठुकराल के तो बारे में क्या बताया जा रहा है। कांग्रेस के घर में सब कुछ ऑल इज वेल है? नहीं, ठुकराल जी का किस्सा तो वो अजब गजब किस्सा है, वो तो खैर भाजपा अपने आप ही निपटेगी। नहीं, उनके लिए कह रहे हो कांग्रेस शामिल हो सकते हो। नहीं, वो तो पहले भी, वो तो बेहड़ जी वीटो लगा चुके हैं ना, वहां तो बेहड़ जी अपना वीटो लगाए बैठे हैं। तो कांग्रेस की जहां तक स्थिति है, हाँ, कांग्रेस की हालत आपको पहले दिन से मालूम है। हाँ, उनके अभी जो है न कोई ओपिनियन की बात क्लियर हो पा रही है। आज पता चला कि देहरादून में जो है इसी प्रकार की प्रारंभिक तौर पे लोगों के जो है वो लिए गए बायोडाटा, उनके बारे में पूछा गया कि बताओ कौन कौन लड़ना चाह रहे हैं, हाँ। और वो करीबन इस मसले में ये लगता है कि 1 महीने पीछे चल रहे हैं। जो प्रकाश जोशी जिनको जिम्मेदारी दी गई है और जिस कल्चर में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश जोशी विधानसभा स्तर पर भी इस प्रकार के काम कर चुके हैं, दूसरे प्रदेशों में उनके पास जिम्मेदारी। यानी कांग्रेस अभी कछुए की चाल चल रही है। निश्चित रूप से अभी वो भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में ही है कि नहीं, अभी तो ये भी नहीं पता नहीं प्रभारी को मालूम है नहीं मालूम कि निकाय चुनाव चल रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये नहीं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस के प्रभारी को इस बात का इल्म है कि यहाँ पर निगम या निकाय चुनाव चल रहे हैं। ये भी बड़ा एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। खैर कोई बात नहीं। कमलेश जी, जो बात गजेंद्र भाई ने कही मैं उसी से शुरुआत कर रहा हूं आपके साथ। ये चलो अपनों को टिकट दोगे या पराये को टिकट दोगे, कैसे हो पाएगा? और ये फॉर्मूला आप पे भी लागू होता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी में अपना और पराया कुछ नहीं है। अच्छा, संगठन सर्वोपरि है और संगठन में जो काम करता है, संगठन में जो दिखाई देता है, संगठन को जो मजबूत करने का काम करता है, मुझे लगता है कि संगठन पर उसी कार्यकर्ता के ऊपर मोहर लगाने का काम करता है। शीर्ष नेतृत्व भी ये देखता है। हाँ। जहाँ पर परिवारवाद नहीं है, जहाँ पर एक ही परिवार से टिकट नहीं दिए जाते कि एक ही परिवार की बेटी को, बेटे को, बहू को, पत्नी को, मतलब तमाम सारे रिश्तेदारों को टिकट दे दो, तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं ये गुंजाइश है कि जो कार्यकर्ता होगा उसको भी मौका मिलेगा, जो काम करने वाला होगा उसको भी मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है तिलक जी, और कल तक अब बहुत सारी ऐसी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आपका नगर पालिका, नगर पंचायत, हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारा गजेंद्र जी ने अभी कहा, गजेंद्र जी ने कुछ गिने चुने 4-5 उदाहरण दिए, उनमें से स्थिति साफ करिए ना। उन्होंने देहरादून का भी उदाहरण दिया, विकास नगर का उदाहरण दिया, चौहान जी का उदाहरण दिया, हल्द्वानी का उदाहरण दिया, दिनेश धने जी का उदाहरण दिया। तो मेरा सवाल यही था कि किसको मनाओगे, किसको नाराज करोगे आप? नाराज कोई नहीं है तिलक जी। हाँ, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी, तो मुझे लगता है कि नाराजगी कहीं तक भी नहीं होगी और सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। और नगर मुन्ना सिंह चौहान जी सिर्फ डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे। देखिए, उन्होंने अपनी बात रखी। हाँ। और अपनी बात उन्होंने जहां पहुंचानी थी पहुंचा दी। अब वो शीर्ष नेतृत्व अच्छा, कहां पहुंचा रहे थे बात वो? देखिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के ऊपर एक दबाव होता है अपने क्षेत्र के उन कार्यकर्ताओं। अच्छा, तो इसलिए दिलीप रावत के साथ डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे, जो दिलीप रावत जी कह रहे थे खड़े होकर कि चिंता मत करो, पार्टी टिकट दे तो ठीक है, वरना निर्दलीय लड़ जाना, बाद में सेवा करना पार्टी की। नहीं नहीं, देखिए तिलक जी, सभी जो हमारे जनप्रतिनिधियों की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। बाकी एक दबाव होता है, और उन्होंने उस समय जो भी चीज उनको अपने तरीके से जो सही लगी, उनका व्यक्तिगत बयान था, वो कोई पार्टी अच्छा, का व्यक्तिगत बयान नहीं अच्छा, था। मुझे नहीं मालूम कि अपना व्यक्तिगत बयान अच्छा था, अच्छा उन्होंने किया ठीक है, मुझे नहीं मालूम था कि बीजेपी में भी व्यक्तिगत बयान चलते हैं। ये तो कांग्रेस वाली बात कर दी आपने। आप आज बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश बहन, मैंने कहा कि वो एक प्रतिनिधि के रूप में है, विधायक है, और उनके ऊपर दबाव भी हो सकता है कार्यकर्ताओं का। मैडम, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कमलेश जी, ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान जी का जो इतिहास है ना, वो पार्टी अनुशासन का जो संविधान जो बनाने की बात होती है ना, जैसे कि भैया हमारी पार्टी का संविधान, हमें उसको इंप्लीमेंट करना है, उस पर अमल करना है। मुन्ना सिंह चौहान उनमें से हैं जिन्होंने अपनी पार्टी का संविधान खुद बनाया। ठीक, तो कमलेश भाई ये मत बोलिए, दूसरी जगह डिबेट में चल जाएगा, मेरे साथ नहीं। एक मिनट, डॉक्टर प्रतिमा जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन गजेंद्र भाई ने एक बात और कही कि कछुए की चाल वाली कहानी है कांग्रेस की। बोले जब जागो तब सवेरा टाइप का मामला। बोले अच्छा ठीक है, कल निकाय चुनाव है, चलो लिस्ट जारी कर दो, मतलब मन की मौज टाइप का। ऐसा है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और
हमारे यहाँ पर्यवेक्षक से लेकर के और जिला के प्रभारियों की नियुक्ति 2 महीने पहले ही हो गई थी और वो लोग अपने अपने क्षेत्र में जा करके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके काम भी कर रहे हैं। उसी क्रम में देहरादून में भी काम हो रहा है। और दूसरी बात की बिल्कुल देखिए, कछुए और खरगोश की अगर दौड़ की बात की जाए तो हमेशा कछुआ ही जीता है। ये इतिहास तो देखिए कोई बदल नहीं सकता, ना ये बात बदली जा सकती है। तो हम हर बात पे मंथन कर रहे हैं और अपनी रणनीतियों को बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन मैं कहूंगी वो जनता के सामने आए। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने निगमों को और निकायों को बेहाल करने का काम किया है, तो ये जो लड़ाई है ये एक सिर्फ निगम और निकाय की देखिए चुनाव नहीं है, ये जो है बहुत कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़े चुनाव है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कह रहे थे हम हर चुनाव को बड़े स्तर का समझ के लेते हैं। देखिए हर पार्टी यही करती है, चाहे वो एक छोटे से पार्षद का चुनाव हो या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो या छोटा सा चुनाव क्यों ना हो। हमारे यहाँ तो कि हम कॉलेज के इलेक्शन जो होते हैं ना, तो उनको भी बहुत सीरियसली लेने का कार्य करते हैं। नहीं वो तो ठीक है, छात्र संघ के चुनाव जारी है, एक मिनट बैठकें जारी है। नहीं बैठकें ठीक है, लेकिन इन बैठकों के बारे में आपके प्रभारी को इल्म है कि निकाय चुनाव है उत्तराखंड में? बिल्कुल इस निगम बात का पे मैं चुनाव आ है। रही थी, आपने पहले पूछ लिया। बिल्कुल उनको इल्म है और मैं आपको एक जानकारी साझा कर दूं कि सह प्रभारी जी जो नहीं मैं प्रभारी की बात करूं, ये सह प्रभारी और प्रभारी वाला खेल मेरे साथ नहीं। मैडम जूम से मीटिंग हो रही है, मैडम दिल्ली दूर है मुझे मालूम है, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में वैसे भी इतनी सर्दी है और सब वहां भी सर्दी है, तो मैडम जूम से मीटिंग करिए या वो भी छोड़ दिया? नहीं, मैडम के साथ जूम पे मीटिंग बिल्कुल जारी है और सह प्रभारी जी को जो है प्रभारी जी ने यहाँ पे भेजा हुआ है। अब सह प्रभारी करे तो करे क्या? आप प्रभारी, मैंने पूछा मैडम जूम से मीटिंग कर रही है या नहीं कर रही है, आप वो तो बताइए कम से कम। सारी बातों की जानकारी है, प्रभारी जी को सारी बातों अच्छा की प्रभारी जानकारी जी, कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से कोई फैसला ले फिर वहां पे रोक लगा दे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, ये जो फैसले की आप बात कर रहे हैं उन फैसलों पे बड़े नेताओं की सहमति थी, इसलिए कुछ बातें हुई। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ये नहीं है कि आकर के आपने कुछ कह दिया, मुन्ना सिंह चौहान ने कुछ कह दिया, उसके बाद विनोद चमोली जी ने डॉक्टर प्रतिमा जी, डॉक्टर प्रतिमा जी माफ करिएगा, एक मिनट, आपको कितना समय हो गया माफ करिएगा कांग्रेस में? मैं तो 2006 से हूँ। आपको फिर वो प्रकरण याद होगा, रुक जाइए एक मिनट, मैं वो वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा जो राजेंद्र भाई वाला हुआ था, उससे पहले भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चुका है जो इस वक्त शायद निगम के लिए पार्षद की टिकट भी मांग रहे हैं। किसी वोरा जी का नाम सुना है आपने? देखिए बिल्कुल सुना है। मैं तो इसलिए मेरे साथ ये मत करा करिए कि आपके यहाँ तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना मैडम, उनकी दीवार बहुत नीचे है, ऊपर से सब कुछ दिख जाता है। लेकिन हम देखिए हमारे यहाँ तो हम बार-बार कहते तो ये मत बोले कि हमारे यहाँ, उनके यहाँ तो अनुशासन का डंडा है। हम लांछन नहीं लगाते ना दूसरों पे। अच्छा ठीक है, ओके गजेंद्र भाई, ओके ठीक, बेस्ट ऑफ लक, आप करिए इसी तरह से प्रयास करिए। और एक खबर और गजेंद्र भाई, उस पर जरा मोहर लगाइएगा। एक सज्जन बता रहे थे कांग्रेस के नेता, अभी मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो कह रहे थे कि वो पुरानी वाली लिस्ट निकलवाई गई है, जो पिछली बार निगम चुनाव के लिए जो प्रत्याशी थे उनकी लिस्ट भी निकलवाई गई है। कुछ ऐसा भी है क्या कांग्रेस में? हाँ, अगर पुरानी लिस्ट निकाली है हाँ, तो उसमें से तो दिनेश अग्रवाल से लेके अतुल सिंह रावत, हाँ, और वो जो क्या नाम इनका उत्तरकाशी वाले सेमवाल साहब, ऐसे तमाम लोग जो है वो तो भाजपा में ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, तो उस लिस्ट का आप करेंगे क्या? अभी कमलेश जी कह रही थी कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है, ये बहुत अच्छा लगा इनकी बात सुनकर। इससे मुझे लगता है कि एक तो नेहा जोशी का टिकट कटेगा, उनको नहीं मिलेगा। दिलीप रावत की बीवी की पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी कोटद्वार में, हाँ, तो शायद दीदी उस समय नहीं रही होंगी वो भाजपा में, इसलिए उनको मालूम नहीं है। इस तरह प्रेमचंद अग्रवाल के भाई ईश्वर चंद अग्रवाल टिकट मांग रहे हैं डोईवाला कॉन्स्टिट्यूंसी, वो नगर पालिका क्षेत्र में, तो इसका मतलब उनको भी टिकट नहीं मिलने जा रहा है। और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोगों ने जो तैयार कर रखी है, और हो सकता है कुछ दिन बाद आपको उस प्रकार को नहीं, उसमें वो भी है गजेंद्र भाई, उसमें वो भी है कि जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला होगा या कोई दागी नेता होगा उसको भी टिकट नहीं मिलेगा। कमलेश जी ऐसा ही है ना? ये तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि वो जो जिस पे दाग है और वो वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर आ गया या वॉशिंग मशीन के अंदर है, ये तो आप तब बता पाएंगे तिलक जी। गजेंद्र भाई को जो है नारायण की भूमिका अदा करनी चाहिए, सबकी खबर रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है गजेंद्र भाई की कि कांग्रेस। अच्छा झूठ बोल रहे हैं गजेंद्र भाई, भाजपा की खबर भी रखते हैं। कमलेश भाई झूठ बोल रहे हैं गजेंद्र भाई, ये जिनके नाम गिनवाए गजेंद्र भाई ने सारे झूठे हैं।
मैंने तो झूठ का तो नाम भी नहीं लिया। अब आप देखिए, क्योंकि वो पत्रकार है, पत्रकार, और पत्रकार की भूमिका नारायण की होती है, नारायण जी को सारी खबर होती है। तो मुझे लगता है गजेंद्र भाई जो एक टारगेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को लेते हैं बार बार, तो सारी खबर गजेंद्र भाई को है, शायद हमें नहीं होती। नहीं, उन्होंने कांग्रेस के घर की खबर भी बताई। जी, कांग्रेस के घर की खबर भी बताई उन्होंने। नहीं, मैंने कहा वो पत्रकार है, खोजी पत्रकार है, उनको सब कुछ पता होगा। नहीं तो तर्क दीजिए ना कमलेश भाई कि उन्होंने गलत बोला। उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल के भाई के बारे में गलत बोला या दिलीप रावत के बारे में गलत बोला। इस लिस्ट में एक नाम और जोड़ दीजिए, मुन्ना सिंह चौहान, वहां भी मसला परिवार का ही है कुछ है। तिलक जी, गणेश जोशी जी की बेटी का मसला है। फिर वो तो गलत थोड़ा ना करे, सवाल का जवाब दीजिए ना, आप उनको टारगेट मत करिए। बिल्कुल नहीं, मैं टारगेट नहीं करी, मैंने तो अच्छी बात कही कि उनको खबर है, उनको खबर रहती है, हर चीज की खबर रहती है। बहुत अच्छी बात है, जो हमें नहीं पता वो गजेंद्र भाई को पता है। मैंने तो ये बात रखी है। आप रही बात परिवार की, जो अभी आपने जिस पर मुझसे सवाल किया है, तो देखिए पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता काम करता है वो परिवार का है, लेकिन पार्टी इस चीज को देखती है कि परिवार में किसको देना है किसको नहीं देना है। अच्छा। लेकिन एक तरफा नहीं है कि एक परिवार से 4 लोगों को टिकट नहीं दिया जाता। कार्यकर्ताओं की भूमिका भी अदा की जाती है, कार्यकर्ताओं को भी उसमें मौका मिलता है, कार्यकर्ता भी मेहनत करता है, संगठन जोड़ता है, तमाम तो सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी में होती है। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि परिवारवाद नहीं है यहाँ पर कि परिवार से ही टिकट मिलेगा। अगर कार्यकर्ता बहुत अच्छा होगा, संगठन का काम किया है, संगठन को मजबूत किया, तो कार्यकर्ता का नंबर गजेंद्र जी, कमलेश बहन कह रही टारगेट मत करिए बीजेपी को। अरे भाई, सौरभ बहुगुणा हमारे सामने मंत्री है बने हुए। हाँ। हमारे पास जो एक खंडूड़ी मैडम है, क्या नाम इसका, जो विधानसभा अध्यक्ष है, वो उदाहरण है। विनोद कंडारी हमारे सामने उदाहरण है। मुन्ना सिंह और उनकी पत्नी दोनों जो है विधानसभा का चुनाव हमारे सामने लड़ी है। इन्होंने यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य को भी टिकट दिया है। हाँ। इनके यहाँ से इतनी लंबी लिस्ट है, मुझे लगता है कि कमलेश जी की बारी कब आएगी वहां पर। बड़ी आशा उम्मीद थी हमें लगता था कि भाई एक बार इनको मेयर का जरूर टिकट मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि ये खुद ही बता रहे हैं कि मैडम मामला दूसरा है। आपने महिलाओं के लिए सीट ही नहीं खड़ी, बताइए गजेंद्र भाई। महिलाओं के टिकट की क्या जरूरत है? मतलब जो ऋतु खंडूड़ी चुनाव लड़ी, कोई और किसी महिला के लिए आरक्षित सीट थी क्या? दीदी वो आप बताइए, वो कोई महिला आरक्षित सीट तो थी नहीं, लेकिन आपने चूंकि खंडूड़ी जी की बेटी है, परिवार महिलाओं का नंबर तो तभी आएगा जब 33% हमारे यहाँ बिल्कुल आरक्षण लागू होगा, तो महिलाओं का नंबर भी आएगा, क्योंकि उत्तराखंड महिलाओं ने बनाया है। और एक दिन ऐसा आएगा कि महिलाएं दिखाई देंगी, ऐसा नहीं है। शुभकामना आपके साथ में है। कमलेश जी, शायद मेरे को ध्यान नहीं, शायद हो सकता है आप सही कह रहे हैं कि मनोरमा शर्मा डोबराल के लिए भी सीट आरक्षित थी, है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठता है आपका, है ना, कि भाई महिला आरक्षित होगी तभी हमारा नंबर आएगा, वरना तो बाकी तो है ही लाइन में। बिल्कुल ठीक। मैंने क्या कहा, जब तक 33% हमारा आरक्षण बिल बिल्कुल बाकी धरातल पे नहीं उतरेगा, तो जिसकी हमें पूरी उम्मीद होगा। तो नहीं, ठीक है, ठीक। यहाँ तो लड़कियों लड़ सकती हूँ का फॉर्मूला देने वाले लड़कियों की टिकट कटवा गए, है ना? बिल्कुल। और आप तो वहां से छोड़ के इसलिए आए क्योंकि आपका टिकट काट दिया था, आपने कहा कार्यकर्ताओं की आप पूछ नहीं है। और अब इम्तिहान आपका भी है कि आपको टिकट मिलता है या नहीं मिलता। हम भी देख लें कि कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है या नहीं मिलता। वही तो गजेंद्र भाई कह रहे हैं, उनसे नाराज हो रहे हो। बिल्कुल तिलक भाई, जिस संगठन ने 29 साल लगा दिए, जब उन्होंने नहीं सोचा, तो यहाँ तो अभी हम आए, यहाँ तो हमें यहाँ तो जुम्मा 4 दिन हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तो हमें मेहनत करनी है। ठीक, ओके। डॉक्टर प्रतिमा जी, ये जो उनका तो चलिए ठीक है, मसला बिल्कुल क्लियर एंड कट है। और कमलेश भाई को भी पता है कि देहरादून मेयर का टिकट किसको मिलने वाला है, गजेंद्र भाई को भी पता है। लेकिन आपके यहाँ जो फॉर्मूला जैसे पुराने वाला था कि भाई ठीक है कि हार रहे हो या जीत रहे हो, तुम्हें ही चुनाव लड़ना मेरी कसम, इस टाइप का रहेगा, या फिर लखपत बड़ोड़ा वाला जो आपने फॉर्मूला इजाद किया था कि कार्यकर्ताओं को आगे करो, या फिर जिसके अंदर दम है मतलब चुनाव लड़ने के दम में बहुत कुछ शामिल है उसमें कि भाई हाँ आर्थिक मामला भी है उसमें, तो ऐसे ही कि भैया तुम्हें मेरी कसम चुनाव इस बार भी लड़ना है। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, पिछली बार विधायक का चुनाव भी हारा था मैं। नहीं, तुम मेयर का भी लड़ो, पिछली बार भी लड़े थे, कुछ इस टाइप का है। नहीं देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं आपकी बात पे आ रही हूँ, बस मुझे एक 10 सेकंड उस वक्त भी मैं आपसे मांगी। देखिए रही बात आरक्षण की, तो निकाय चुनाव और निगम जो चुनाव है उसमें आरक्षण ऑलरेडी 73वें और 74वें संविधान से लागू है। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ भी कई महिलाओं ने आवेदन किया हुआ है। तो कमलेश जी क्योंकि बड़ी सम्मानित है और मेरी बड़ी बहन की तरह है, अगर इन्होंने आवेदन नहीं किया तो मुझे लगता है इन्हें आवेदन अवश्य करना चाहिएगा, क्योंकि बहुत कर्मठ है। और दूसरी बात, ये परिवारवाद की बात कर रही है, अगर मैं इतनी पहचान होती तो वो आपकी जगह बैठी होती।
देखिए कई टेंडर के बाद भी कर सकती हूँ जो परिवारवाद को ही अलॉट हुए। अब आपकी बात पे आते हैं। बिल्कुल देखिए लखपत बुटोला जी का एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा दिया और मैंने कई बार अपनी बात में ये बात रखी है कि इसके साथ एक उदाहरण और दिया मैंने, बार बार चुनाव हारने वाले। एग्जैक्टली दोनों पे आ रही हूँ। हाँ, मैं ऐसी व्यक्ति हूँ कि मैं कोई बात कहने से पीछे नहीं हटती। सुनिए मेरी बात को, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार युवाओं को और अपने कार्यकर्ताओं को जो हर बार संघर्ष के समय में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा है उसको मौका देने का कार्य करेगी, भले वो महिलाएं हो, नौजवान हो और ऐसे बुजुर्ग लोग हो, ऐसे लोग हो जिन्होंने पिछले कई सालों में जब कांग्रेस की सरकारें भी नीति और निगम में भी हम नई काबिज हैं उसके बावजूद भी कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाने का कार्य किया। अब आपकी बात पे आती हूँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए मेरा जो मानना है पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अगर आपको हारने के लिए देना है ऐसा एक जस्ट सेइंग, अगर आप हारने के लिए दे रहे हैं तो किसी नए व्यक्ति को दीजिए ना, किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए, हो सकता है जिसके नाम से जनता एक हो जाए, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक हो जाए। तो ये कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी बिल्कुल। और रही बात पुरानी लिस्ट की, तो मैं गजेंद्र जी की बात से सहमत थी कि उन्होंने ये बात नहीं कही है, आपने उनसे पूछी थी, तो कोई भी पुरानी लिस्ट नहीं निकली है। मैं आपको बताऊं क्योंकि ऑलरेडी नए आवेदन इतने हो चुके हैं कि उन्हीं की स्क्रूटिनी चल रही है और आज प्रकाश जोशी जी ने देहरादून में 1-to-1 जो आवेदक है उनसे बात वो सुबह से कर रहे हैं और एक दूसरी तरफ मीटिंग भी चल रही है मेयर के कैंडिडेट। तो फिर इतनी हिम्मत रखिए बोलने की, एक मिनट, इतनी हिम्मत रखिए जो बार बार चुनाव हार रहा होगा उसको मेयर का टिकट नहीं मिलेगा। बोलिए फिर इतनी हिम्मत है आपने? नहीं मिलेगा, मैं बोल रही हूँ आपसे। देखिए मैंने बहुत छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह दी थी। अगर आपको हारने के लिए टिकट देना है तो एक नए व्यक्ति को दीजिए, एक ऐसे व्यक्ति को दीजिए कम से कम जैसे लखपत बुटोला जी के वक्त आपने कार्यकर्ता को टिकट दिया और उसने सीट जिता के लेके आया। आज आप एक कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दे दे जो पार्टी के साथ खड़ा है, तो फिर वो दूसरा गुट नाराज हो जाएगा, फिर उसका क्या होगा? नहीं, गुटबाजी तो देखिए कहीं नहीं है और हर मीटिंग हो कांग्रेस जी के साथ हो, सुन लीजिए बिल्कुल। देखिए कसम से चुनाव होते हैं तो हम सब एक है, बिल्कुल कांग्रेस की बात कर रही हूँ मैं और किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ। और हमारे यहाँ कोई देखिए अभिव्यक्ति की आजादी होना नहीं। गजेंद्र भाई वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, कांग्रेस में कोई गुट है ही नहीं हमारे यहाँ, हम सब एक है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने बोला कोई प्रीतम सिंह का या यशपाल आर्य जी का, मैंने कोई जिक्र किया हरीश रावत जी का, मैंने कोई जिक्र किया करण महाराज जी का या गणेश गोदियाल जी का, मैंने कोई जिक्र नहीं किया ना आपके सामने। एक मिनट गजेंद्र जी, कांग्रेस के घर में क्या इतना आसान है कि भाई अब ये इतना बड़ा दावा कर रही है मैडम, कह रही है कि नहीं हम तो भाई जो पुराने जो हार गए उनको टिकट ही नहीं देंगे। गुटबाजी इसलिए कम हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग ही भाग गए वहां से और 2022 में जो 22-24 जो लोग जो प्रत्याशी थे विधानसभा के वही चले गए, तो हो सकता है गुटबाजी निश्चित रूप से कुछ कम हुई हो, लेकिन इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। असल बात यह है कि जो जिस देहरादून सीट की अभी कमलेश जी प्रतिमा जी अगर आप बात कर रहे हैं, उस देहरादून सीट का इतिहास ये तिलक जी की 4 बार जब यहाँ जो चुनाव हुए हैं ये नगर निगम के, तो इनमें से 1 बार कांग्रेस जीती और 3 बार बीजेपी जीती है। इससे और गंभीर बात यह है कि अभी तक ये जो देहरादून का जो मेयर का जो सीट है ये पहाड़ डोमिनेटिंग सीट है। जो पहाड़ के हमारे जिले जो लोग पलायन करके नीचे आ रहे हैं लगातार, वो यहाँ वोटर के रूप में बन गए और पहाड़ के लोगों को एक ऐसा बड़ा वोट बैंक तैयार हो गया है कि भाजपा और कांग्रेस की मजबूरी है कि वो जो पहाड़ जाए हुए लोग हैं उन्हीं को उनको जो है टिकट देना है। और अभी तक भी जो इतिहास रहा है, चाहे मनोरमा शर्मा वहां पर मेयर चुनी गई हो, 2 बार विनोद चमोली रहे हो और वो बाबा पहलवान रहे, ये सारे के सारे पहाड़ डोमिनेटिंग फेस है। ये इन फेस को भी इस बार दोबारा से कंसिडर किया जाएगा या क्या ये लोग करेंगे ये अलग विषय है। लेकिन एक बात गजेंद्र भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जो आला कमान की पसंद का मामला हो, तो मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? वो निर्णय करने की ताकत कांग्रेस में कम है और भाजपा में ज्यादा है। हाँ मैं वही कह रहा हूं, मतलब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। जैसे आला कमान को किसी का नाम पसंद है पहले से, तो दीवार पे लिखा हो, जैसे महानगर की दीवार पे लिखा हो कि भाई इनको टिकट मिलेगा, कोई भी XYZ, तो क्या पता वही हो? इतना आसान नहीं है, इतना आसान। जितनी बार भी जो भी टिकट बटे हैं हाँ। उसमें क्षेत्रीय समीकरणों के साथ साथ जातिगत समीकरणों का हमेशा ध्यान रखा गया है। और आपको मालूम है कि पहाड़ के बड़ी स्तर पर जो नेता हैं, आप देख रहे त्रिवेंद्र सिंह हरिद्वार के सांसद हो गए, अजय भट्ट हरिद्वार के सांसद हो गए, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ लड़ गए, तीरथ हाँ। ये आपके हरीश रावत लड़े, किशोर उपाध्याय यहाँ लड़े। इन लोगों को मालूम है कि जो पलायन का एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया है, इसलिए ये जो कम से कम देहरादून की जो ये वाली सीट है, इसमें मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसी प्रकार का प्रभाव आपको डोईवाला से लेके ऋषिकेश, ढालवाला और उधर हल्द्वानी वाली बेल्ट में भी
आपको दिखाई देता है। आप काशीपुर जाएंगे तो वहां भी आपको दिखाई देगा कि पौड़ी की इतने बड़ी संख्या में वोटर आकर वहां शिफ्ट हो गए हैं कि इन लोगों को कंसिडर करना पड़ता है कि वहां पर चलते चलते, क्योंकि बहुत दिलचस्प बात गजेंद्र भाई ने कही, लेकिन एक बात कमलेश जी, इस बार आपने दावेदारी की है कि नहीं की? नहीं, इस बार नहीं की। अच्छा ठीक। डॉक्टर प्रतिमा जी आपने? नहीं, देखिए मैंने नहीं की दावेदारी, नहीं की। मुझे रण में उतरना ही नहीं है। मेरा अपना इसीलिए यहाँ दावेदारी करने के लिए कोई आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, बिल्कुल, मुझे मेरा उद्देश्य अलग है। और जहां तक लड़की लड़ सकती हूँ का जो फॉर्मूला आप बता रहे थे ना डॉक्टर प्रतिमा जी, इसको बाखूबी हरीश रावत जी ने अंजाम दिया था। जब उनका मन किया तो उन्होंने कहा कि लाल कुआं से चुनाव लड़ूंगा, है। दुर्गा पाल जी ने कहा कि नहीं आपको लड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि वहां तो टिकट का, बोले नहीं लड़कियों लड़ सकती हूँ का फॉर्मूला यूपी में है, उत्तराखंड में थोड़ी ना है, बोले टिकट काटो। बिल्कुल यही हुआ था ना, है ना डॉक्टर प्रतिमा जी? तो लड़कियों क्या गजेंद्र भाई? वो ये है कि भले इन लोगों ने देहरादून की सीट पर, लेकिन इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सबक नेहा जोशी है, गणेश जोशी की बेटी अभी भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि किसी तरह से उनको टिकट मिल जाए, भले वो सीट सामान्य है। इन लोगों को उनसे जरूर सीखना चाहिए। कमलेश बहन ने अभी कहा कि जो जिनके ऊपर जो दागी नेता हैं उनको जो है इस बार थोड़ा टिकट सोच समझ के दिया जाएगा, और परिवारवाद तो वैसे ही नहीं होगा, भले ही रात को पार्टी ज्वाइन करे यशपाल आ रही, सुबह बाप और बेटे दोनों को टिकट। ऐसा हुआ ना कमलेश बहन? तो यही तो होता है परिवारवाद कि पिताजी के साथ जो है बेटे को भी टिकट मुफ्त, इस टाइप का मामला भी होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र भाई आपका भी, कमलेश जी आपका भी, और डॉक्टर प्रतिमा जी आपका भी। फिलहाल मुझे दीदी इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।